नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एएसपी बायोलॉजी क्लासेस में। कैसे हो मेरे दोस्त? कैसे हो मेरे यूपी बोर्ड के शेर और शेरनियों? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रही होगी। सो दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको लेकर के आया हूँ आपके लिए द लास्ट वार, यानी कि मैं कुछ 200 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और यहाँ पर मैं एक तीर से दो दो निशाना लगाने वाला हूँ, यानी कि आप पढ़ेंगे तो एमसीक्यू, लेकिन आपका एमसीक्यू के साथ साथ भी तैयार होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि जो 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी तैयार हो जाने वाले हैं। आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो क्लास को अंत तक देखिए। और चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना किसी देरी के। समझते हैं एक एक पॉइंट को। और सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है, देखिए यहाँ पर मैंने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज विच डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर। देखो यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आंसर और इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख करके रखा है ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो, और फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए ताकि आप 1 घंटे बाद वापस से रिवाइज कर सके। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में कौन सा डिवीजन होता है जिससे माइक्रोस्पोर बनता है? देखिए, एक होता है आपका मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर होता है, ठीक है। मेगा स्पोर की बात करते हो तो ये आपके फीमेल गैमेट के अंदर आ जाता है। और अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात करते हैं या माइक्रोस्पोर की बात करते हो तो ये आपके मेल गैमेट के अंदर आता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है उसमें कौन सी डिवीजन होती है कि जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बेटा इसका राइट आंसर है मियोसिस डिवीजन। अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होती है तो आपके माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि द माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज द मियोसिस डिवीजन टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर called microspore tetrad. This is called the microsporogenesis। और इस प्रक्रिया को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगर कहीं गलती से भी आपसे परीक्षा में पूछ लिया कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, तब तो आप चाप करके लिखेंगे खूब ध्यान से कि माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस डिवीजन टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्रेड। दिस इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोर जेनेसिस। तो आई होप आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि द आउटर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड, यानी कि पॉलन ग्रेन की बात करते हैं। इस तरीके से देख लो, यहाँ पर एक अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से पॉलन ग्रेन बनता है और ये पॉलन ग्रेन का इनर वॉल हो जाता है और ये आउटर वॉल हो जाता है। तो इस आउटर वॉल को क्या कहते हैं? तो आपके पास जो ऑप्शन है वो इंटाइन है, एक्साइन है, टेप्टन है और स्पोरोडर्म है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो आपके आउटर वॉल होती है इसको हम कहते हैं एक्साइन, ठीक है। और ये एक्साइन जो होती है वो एक स्पेशल टाइप के केमिकल की बनी होती है, उस केमिकल को कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। और अभी तक किसी ऐसे एंजाइम या किसी ऐसे केमिकल की डिस्कवरी नहीं हुई है जो स्पोरोपोलेनिन को डिस्ट्रॉय कर सके। तो आई होप आप सेकेंड क्वेश्चन को भी कर जाएंगे। और अगर एक्साइन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है शॉर्ट आंसर में तो आप उसको भी लिख पाएंगे। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर पूछता है कि स्पोरोपोलेनिन इज प्रेजेंट इन, यानी कि जो स्पोरोपोलेनिन होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? एंटाइन में पाया जाता है, एक्साइन में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, ओव्यूल में पाया जाता है, या फिर कहाँ पर पाया जाता है? तो बेटा यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि एंटाइन जो होता है वो पॉलीसैकेराइड और पेक्टिन की बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्साइन की, तो एक्साइन जो होता है भाई सबसे हार्ड होता है। और यहाँ पर भी दूसरे क्वेश्चन में आपने देखा स्पोरोपोलेनिन, और जैसा कि मैंने आपको बक करके बताया कि स्पोरोपोलेनिन इज प्रेजेंट इन द एक्साइन लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन। इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड मेक पॉलन रेजिस्टेंट। और ये क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है और पॉलन ग्रेन को क्या करता है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। तो आई होप आप तीसरे क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। अगर गलती से आपसे पूछता है पॉलिनेशन क्या होता है, सॉरी स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, तो आप थड़ाक से लिखेंगे कि स्पोरोपोलेनिन क्या होता है? एक टाइप का केमिकल होता है जो कि प्रेजेंट होता है पॉलन ग्रेन के एक्सटर्नल लेयर पर। चलिए अगर बात करते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल इज, ठीक है, जो एंथर की वॉल होती है, ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इस तरीके से क्या बन जाती है आपकी एंथर की। मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया और यहाँ पर इस तरीके से पूरी एंथर बन गई। और इस एंथर की जो इनर वॉल होती है, इस इनर वॉल का नाम पूछ रहा है बेटा। तो इस इनर वॉल के अगर नाम की बात करते हैं, जो इनर वॉल होता है एंथर का वो किसका बना होता है भैया? वो इनर वॉल जो होता है वो टैपेटम कहलाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टैपेटम। टैपेटम इज द इनर मोस्ट नरेटिव लेयर, ठीक है, न्यूट्रेटिव लेयर विच प्रोवाइड द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। यानी कि एक क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में बार बार टैपेटम क्या होता है, तो टैपेटम का आंसर आप क्या लिखोगे? टैपेटम क्या होता है? इनर मोस्ट लेयर होता है कहाँ का?
एंथर का, और ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ग्रेन डेवलप कर रहा होता है वहाँ पर। तो यहाँ की बात अगर हम बात करते हैं तो ये बात आपके फायदे की है कि नहीं है, कि एक तीर से दो निशाना लग रहा है या न लग रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा कि एक तीर से दो निशाना तो यहाँ पर लग ही रहा है, क्योंकि मैं आपके एमसीक्यू के साथ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की भी तैयारी करवा रहा हूँ। चलिए, चैनल नया है, मैं जानता हूँ कि सपोर्ट कम मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ आया हूँ और आप सभी को अपना बेस्ट देने का प्रयास करूँगा। मैं जानता हूँ कि चैनल नया है और लोगों को ट्रस्ट कम होगा, इसलिए मैं तैयारी के साथ आया हूँ। और फिर यहाँ पर देखते हैं कि इस बार मैंने जो क्वेश्चन बनाया है उसमें से कितना बोर्ड एग्जाम में फंसता है। फिर उसके बाद अगली बार और जम करके आएंगे और आप सभी के लिए बहुत बढ़िया करके जाएंगे। ठीक है, आप सभी के छोटे भाइयों के लिए बहुत बढ़िया करके जाएंगे और सारी चीज़ें मैं आपको समझा करके छोड़ूंगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगोस, यानी कि जो मेगा स्पोर मदर सेल होता है उसमें किस प्रकार का डिवीजन होता है। तो भैया, मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, जिस वजह से मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस। आगे बात करते हैं, हाउ मेनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ये क्वेश्चन बहुत टॉप नंबर की क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक के अंदर जो न्यूक्लियाई होती है वो 8 होती है, यानी कि 8 न्यूक्लियस होता है और 7 सेल होता है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मैच्योर एम्ब्रियो सैक इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड, इंक्लूडिंग एग सेल, सिनर्जी सेल, एंटीपोडल सेल एंड पोलर न्यूक्लियाई। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए अगर हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ मेगा स्पोर की, तो मेगा स्पोर का फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात करते हैं, सॉरी फंक्शन नहीं, फंक्शनल मेगा स्पोर की बात करते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या कैलाजल मेगा स्पोर, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो कैलाजल मेगा स्पोर होता है क्या होता है, फंक्शनल होता है, यानी कि यूजुअली द कैलाजल मेगा स्पोर रिमेन द फंक्शनल, ठीक है, अदर डीजनरेट, यानी कि जो कैलाजल मेगा स्पोर होता है वो फंक्शनल होता है, बाकी की जो होते हैं आपके डीजनरेट हो जाते हैं। और कैलाजल मेगा स्पोर के अंदर ही क्या होता है, वापस से डिवीजन होता है, और डिवीजन के बाद क्या होता है बेटा, आपकी सारी सेल बन जाती है, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, एक जो क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है उसकी बात करते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन इज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन किसके द्वारा खोजा गया, तो मेंडल, डार्विन, नमासिन या हुक के द्वारा, यानी कि रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो यहाँ पर अगर इसका जो आंसर होता है वो सटीक, अगर आप अंधेरे में भी ढिल्ला मारेंगे तो नमास्टिन के ऊपर उठा करके ढिल्ला फेंक देना और आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय नमास्टिन इन एंजियोस्पर्म, ठीक है, एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, उसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन को खोजा गया, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म के अंदर रेयर पाया जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट विथ एग इज कॉल्ड, यानी कि जब मेल गैमिट जो होता है वो एग के साथ फ्यूज करता है, यानी कि प्लांट के अंदर जब मेल गैमिट होता है एक के साथ फ्यूज करता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम सेंगैमी। और सेंगैमी को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट एंड फीमेल फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड सेंगैमी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेंगैमी कहते हैं। कब, प्लांट के केस में, और ह्यूमन के केस में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। समझ गए बेटा। चलिए आगे चलते हैं। ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट क्या होता है, तो ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट होता है भैया एंडोस्पर्म बनता है। कहने का मतलब ये है, इसको आप यहाँ पर देख लिए, जैसे अगर हम बात करते हैं हमारे पास ये ओव्यूल हो गया, यानी कि बीजांड हो गया, यहाँ पर ये लेयर हो गई इस तरीके से, ठीक है, जिसकी स्ट्रक्चर आप सभी को मैं फटाक से बना करके समझा रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से, यहाँ पर सेकेंडरी न्यूक्लियस, यहाँ पर एंटीपोडल सेल हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ये आपकी दो साइड की सिनर्जिड सेल हो जाएगी, ये बीच में एक सेल हो जाएगी, यहाँ पर आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस हो जाएगा, और यहाँ पर आकर के एक मेल गैमेट फ्यूज होगा, और इस प्रोसेस को देते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन का जो रिजल्ट होता है वो आपका एंडोस्पर्म बनता है, और एक के साथ अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो वो बनता है आपका एम्ब्रियो। यानी कहने का मतलब यहाँ पर आपको हम बता देते हैं, जो फर्स्ट मेल गैमिट है, फर्स्ट मेल गैमिट, ठीक है, फर्स्ट मेल गैमिट प्लस एक सेल की बात करते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड मेल गैमिट, सेकेंड मेल गैमिट की बात करते हैं, प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस की बात करते हैं तो क्या बनता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में, दिल में एकदम से ठूस ठूस के भर लीजिए। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 आता है, और क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कहता है उसको समझिए जरा सा। ट्रांसफर ऑफ पॉलेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड, यानी कि पॉलेन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, भाई पॉलिनेशन कहलाता है। और यहाँ पर आपको एक नंबर और मिलता है एक्स्ट्रा बोनस की जैसा, ये है व्हाट इज पॉलिनेशन। तो व्हाट इज पॉलिनेशन का आप डेफिनेशन लिख देंगे कि ट्रांसफर ऑफ पॉलेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा कॉल्ड
पॉलिनेशन। आगे चलते हैं, वाइंड पॉलिनेशन की हम बात करते हैं तो वाइंड पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, तो वाइंड पॉलिनेशन को हम एनेमोफिली के नाम से जानते हैं और ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। तो बस सीने में आग होनी चाहिए और हर काम आसानी से हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, यानी कि मेल गैमेट के फ्यूजन की बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद सेकेंडरी न्यूक्लियस इज कॉल्ड, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट का सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ अगर फ्यूजन कराया जाए, ये क्वेश्चन मैंने ऊपर आपको एक बार बता दिया है, इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, यानी कि मेल गैमेट का अगर हम सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन कराते हैं उसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो कभी कभी क्वेश्चन आपका पूछ लेता है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन दो बार होता है, एक सेल के साथ होता है और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ होता है, और सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको ट्रिपल फ्यूजन के नाम से चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं। आगे चलते हैं, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू द माइक्रोपाइल स्टाल, यानी कि जो आपकी पॉलन ट्यूब होती है अगर वो माइक्रोपाइल से घुसती है तो उसको क्या कहते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस तरीके से क्या हो गया आपका ओव्यूल हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया आपका ओव्यूल हो गया और यहाँ पर आपकी क्या हो गई माइक्रोपाइल हो गई, और माइक्रोपाइल से अगर पॉलन ट्यूब घुसता है तो इसको क्या कहते हैं, तो माइक्रोपाइल से अगर पॉलन ट्यूब घुसता है तो इसको कहते हैं पोरोगैमी। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं, ओव्यूल डेवलप्स इनटू, यानी कि जो ओव्यूल होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, अभी जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया था उसी की बात कर रहे हैं। तो ओव्यूल जो होता है वो डेवलप होता है तो क्या बनाता है, तो आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप्ड एंड कन्वर्ट इनटू सीड, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है हमारा प्यारा सा जो नन्हा सा ओव्यूल होता है वो बन जाता है हमारे सीड के अंदर, कन्वर्ट हो जाता है, सीड का फॉर्मेशन कर लेता है। चलते हैं अगले नंबर पर, 13 नंबर की क्वेश्चन की बात, सॉरी 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि ओवरी डेवलप्स इनटू, यानी कि जो ओवरी होती है वो क्या बनाती है, तो ओवरी आपकी फ्रूट बनाती है। इन सारे क्वेश्चंस की बात करते हैं तो ये आपके शॉर्ट आंसर के लिए भी मददगार होंगे। देखिए मैं जो क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ यहाँ पर मैं गेस कर रहा हूँ 200 क्वेश्चंस को, अगर आप इन 200 क्वेश्चंस को ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ से पूरे के पूरे शॉर्ट आंसर और आपके एमसीक्यू और मिलता जुलता आपका कुछ जो लॉन्ग आंसर है, वेरी लॉन्ग की बात नहीं कर रहे, लॉन्ग आंसर की बात करें, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक क्लास और लेकर के आऊँगा और वहाँ पर मैं आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वेरी शॉर्ट, ठीक है, लॉन्ग और लॉन्ग आंसर के बारे में आपको, सॉरी लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को बताऊँगा। तो आप उन क्वेश्चन को तैयार करेंगे तो डेफिनेटली आप 70/70 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, मैं इतना दावे के साथ कह रहा हूँ कि जितना मैंने आपको बताया है वो सारी चीज़ें अगर आप पढ़ते हैं और जो भी मैं बताऊँगा उन सारी चीज़ों को अगर आप कवर करते हैं तो डेफिनेटली आप 70/70 पा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, कोकोनट वाटर इज, यानी कि जो कोकोनट वाटर होता है, नारियल पानी होता है, उसको क्या कहते हैं, तो लिक्विड एंडोस्पर्म कहते हैं, और कोकोनट वाटर जो होता है लिक्विड एंडोस्पर्म होता है। अब देखो एक क्वेश्चन बनता है कि विच पार्ट ऑफ कोकोनट इज इडेबल, यानी कि कोकोनट का कौन सा पार्ट इडेबल होता है, तो भैया लिक्विड एंडोस्पर्म जो होता है वो क्या होता है आपका एडेबल होता है, या फिर इसको हम आयली एंडोस्पर्म के बाद के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कहता है नंबर ऑफ सेल इन एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अगर आप एम्ब्रियो सैक के सेल की बात करते हो तो 7 सेल होता है, इस चीज़ को आप जान जाइए। ये असर्शन रीजन है, ये आपके काम का नहीं है, ये नीट का है तो इसको छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पर बात करते हैं पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट, जो पॉलन ग्रेन होता है क्या दिखाते हैं, वो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक अपरेटस की बात करते हैं तो एक अपरेटस में क्या होता है भाई, देखो एक अपरेटस की बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक छोटा सा बना लेते हैं आपको ओव्यूल, इस तरीके से ये आपका ओव्यूल हो जाएगा प्यारा सा छोटा सा, यहाँ पर एक सिनर्जिड सेल, यहाँ पर एक सिनर्जिड सेल, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक, तो यहाँ पर क्या होता है 2 सिनर्जिड सेल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं 2 सिनर्जिड होते हैं, 2 सिनर्जिड होता है, और एक क्या होता है एक होता है एग, तो ये क्या बनाते हैं एग ऑपरेटर्स बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो भाई ऑप्शन मिल रहा है 2 सिनर्जिड सेल और एक एक, हाँ पहला एक है दूसरा सिनर्जिड सेल, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है सही है। अब अगर हम बात करते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस, यानी कि जो आपकी मेल के अंदर टेस्टिस पाई जाती है उस टेस्टिस का फंक्शनल यूनिट क्या होता है, सबसे काम की चीज़ क्या होती है टेस्टिस की, तो टेस्टिस के अंदर देखो भाई पाया जाता है आपका वास डिफरेंस पाया जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स पाया जाते हैं, एपिडिडाइमस पाया जाते हैं, रेड टेस्टिस पाया जाता है, ये सारी चीज़ें टेस्टिस के अंदर पाई जाती है। लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा काम की जो चीज़ें होती है वो सेमनीफेरस ट्यूबस होती हैं, बिकॉज इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन इसी के अंदर
होता है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि टेस्टिस का जो सबसे मेन यूनिट होता है वो कौन सा होता है, तो आपका सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी कि मेल का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है उसके डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसका आंसर है टेस्टोस्टेरॉन। जो टेस्टोस्टेरॉन होता है वो क्या होता है, मेल के सेकेंडरी कैरेक्टर को डेवलप करवाता है, यानी कि चेहरे पर दाढ़ी और बाल के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर सर्टोली सेल के बारे में पूछ रहा है कि सर्टोली सेल क्या होता है। देखो शार्ट आंसर में भी सर्टोली सेल पूछता है, एमसीक्यू में भी पूछता है, तो यहाँ पर आप एक तीर से दो निशाना लगा लीजिए। सर्टोली सेल की बात करते हैं तो सर्टोली सेल क्या करता है, एफएसएच को स्टिमुलेट करता है, विच हेल्प इन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू स्पर्म। यानी कि सर्टोली सेल जो होता है वो एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को बढ़ाता है और साथ ही साथ स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। अब बात करते हैं एलएच की। तो एलएच क्या करता है, स्टिमुलेट करता है लीडिंग सेल को और लीडिंग सेल से सीक्रेट करवाता है मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप फटाक से ले लीजिए। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन की बात कर रहे हैं। तो एक ह्यूमन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है, तो फर्टिलाइजेशन के लिए अगर एक उचित स्थान की बात करते हैं तो जो एम्पुला होता है फॉलोपियन ट्यूब का, वहाँ पर क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड, यानी कि स्पर्म की फॉर्मेशन क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पर देख लीजिए आप, तो हम इंसान के अंदर बात करते हैं जो गैमिट होता है, गैमिट बनने की प्रक्रिया को हम गैमिटोजेनेसिस कहते हैं, गैमिटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। अब गैमिटोजेनेसिस को दो भागों में बांट देते हैं। एक जो मेल के अंदर होता है उसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल के अंदर जो होता है उसको कहते हैं oogenesis। क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। तो बेटा यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि इस बार ये एग्जाम में पूछा ही जाएगा। आगे बात करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड, अभी मैंने आपको बताया, oogenesis। ठीक है, आगे चलते हैं। ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय द सडन इंक्रीज ऑफ एलएच, यानी कि जब एलएच की मात्रा जो हो, अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़े होंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, जो आपकी एलएच होती है वो अचानक से इंड्यूस होती है, अचानक से एलएच क्या होती है, बढ़ जाती है। जब अचानक से एलएच बढ़ती है तो क्या होती है, आपकी जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होती है, उस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से क्या होती है, जो ओवम होती है वो रिलीज हो जाती है। तो आई होप आप इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, यानी कि सडन इंक्रीज ऑफ एलएच जो होता है वो ओव्यूलेशन करने के लिए जिम्मेदार होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। ये कह रहा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू यूरेथ्रा एज, यानी कि इस टेस्टिस से यूरेथ्रा के पास जो स्पर्म लेकर के जाता है, जो रास्ता होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं वास डिफेंस। आई होप आप इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आगे बात करते हैं इम्प्लांटेशन, यानी कि एक जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट का इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, तो यूटेरस के अंदर होता है। और कभी कभी क्या होता है, जब आपके जो आपकी क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है, तो वहाँ पर हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। तो आई होप आप इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं और आगे की क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो आगे के क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कह रहा है कि द हार्मोन डैट मेंटेन द प्रेगनेंसी एज। देखो यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर के साथ साथ एमसीक्यू के लिए भी ज़्यादा जिम्मेदार है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाले हार्मोन की बात करते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है क्या करता है, आपके प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन द एंडोमेट्रियम इसेंशियल फॉर द प्रेगनेंसी मेंटेनेंस, यानी कि ये क्या करता है, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है, यूटेरस की अगर हम बात करते हैं, इस तरीके से अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन कर लेते हैं, यहाँ पर डायग्राम बना दिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो यूटेरस की इनर वॉल हो गई, ठीक है, ये यूटेरस की क्या हो गई, इनर वॉल हो गई। तो इस इनर वॉल की बात करते हैं तो इस इनर वॉल को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो इस एंडोमेट्रियम को बनाए रखने का काम किसका होता है, तो इस एंडोमेट्रियम को बनाए रखने का जो काम होता है वो आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का होता है। आगे बात करते हैं ग्राफियल फॉलिकल फाउंड इन। जो ग्राफियल फॉलिकल होता है कहाँ पाया जाता है, तो ओवरी के अंदर पाया जाता है। इस चीज़ को आप जानते रहिएगा। आगे चलते हैं। तो एक्रोसोम ऑफ स्पर्म कंटेंस, यानी कि जो स्पर्म होता है उसका जो एक्रोसोम होता है। देखिए अगर हम बात करते हैं स्पर्म की स्ट्रक्चर, तो स्पर्म की स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पर छोटा सा मैं बनाऊंगा, यहाँ पर इस तरीके से स्पर्म की स्ट्रक्चर हो गई ये, और यहाँ पर क्या हो गया, एक्रोसोम लग गया, ठीक है। और ये आपके डीएनए हो गया, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, ये आपका न्यूक्लियस हो गया,
ठीक है। तो ये जो एक्रोसोम होती है, इस एक्रोसोम में क्या पाए जाते हैं, तो इस एक्रोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। और उस एंजाइम की बात करते हैं तो यहाँ पर हाइलेरोडिनेज नाम का एंजाइम पाया जाता है, जो कि ओवम में पेनिट्रेशन का काम करता है। आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आप सभी के लिए। क्वेश्चन ये है कि द हार्मोन सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा जो होता है वो कौन से हार्मोन निकालता है, तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन यानी कि HCG हार्मोन को निकालता है। ठीक है, जो क्या करता है, मेंटेन करता है कार्पस ल्यूटियम को, यानी कि कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम करता है HCG प्लेसेंटा का हार्मोन। ठीक है, या फिर कभी कभी पूछता है प्लेसेंटल हार्मोन, तो प्लेसेंटल हार्मोन को आप सीधा कर देंगे भैया ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है उसको हम बड़े प्यार से प्लेसेंटल हार्मोन के नाम से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। द स्टेज व्हेन एम्ब्रियो अटैच टू द यूटेरस इज, यानी कि जब एम्ब्रियो से यूटेरस से जो एम्ब्रियो होता है वो अटैच होता है, तो इस स्टेज को क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, नहीं भाई नहीं करते हैं। ओव्यूलेशन, नहीं, ये तो गंदा चीज़ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पास्चुरेशन, तो ये तो भैया बच्चा पैदा होने की चीज़ है। तो बचता क्या, इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन क्या है, वो एक कंडीशन है जिस कंडीशन में जो एम्ब्रियो होता है वो यूटेरस की वॉल से अटैच होता है। आगे बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो आपकी WHO होती है वो क्या कहती है, टोटल वेलबींग इन रिप्रोडक्टिवली एस्पेक्ट, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो क्या कहती है, जो एक इंसान है वो रिप्रोडक्टिवली क्या हो, हेल्दी होना चाहिए। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलते हैं, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स द टोटल वेलबींग्स इन फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड ऑल सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हो तो एक इंसान लैंगिक रूप से तभी स्वस्थ होगा जब वो सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, तब जाकर के वो क्या कहलाएगा, स्वस्थ कहलाएगा। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आगे बात करते हैं, द प्रोग्राम इनिशिएटेड इन इंडिया फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि एक प्रोग्राम जो चलाया गया था इंडिया में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के, वो कौन सा प्रोग्राम था भाई। देखो उस प्रोग्राम की बात करते हैं तो 1951 यानी कि 1951 में प्रोग्राम चलाया गया था। 1951 में वो प्रोग्राम चलाया गया था। और उस प्रोग्राम की बात करते हैं तो वो था RCH प्रोग्राम, यानी कि रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, हेल्थ केयर प्रोग्राम था, वो चलाया गया था। यानी कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इम्प्रूव द रिप्रोडक्टिवली हेल्थ सर्विसेज। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए और रिप्रोडक्टिवली हेल्दी समाज का निर्माण करने के लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया था। आगे बात करते हैं, विच कंट्रासेप्टिव मेथड प्रिवेंट द ओव्यूलेशन। ठीक है, कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड जो होता है ओव्यूलेशन को रोक देता है। ठीक है, ओव्यूलेशन नहीं होने देता है। तो अगर हम बात करते हैं तो कॉपर टी, नहीं कॉपर टी नहीं होता। कॉपर टी क्या करता है भैया, आपका टी के आकार का होता है, कॉपर मेटल का बना होता है, यूटेरस के अंदर बैठा जाता है और ये आपके स्पर्म की मोटिलिटी को कम करता है। कॉन्डम, नहीं कॉन्डम भी नहीं है, क्योंकि ये स्पर्म को फीमेल के बॉडी पार्ट के अंदर जाने ही नहीं देता है। उसके बाद बचता है यहाँ पर डायफ्राम, ये भी नहीं जाने देता है स्पर्म को अंदर। ओरल पिल बच रहा है। ओरल पिल क्या होता है भैया, ओरल पिल ही क्या होता है, आपका मेन चीज़ होता है जो कि आपके ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर देता है, ओव्यूलेशन को रोक देता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, आप समझ लिए, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल इनहिबिट द ओव्यूलेशन बाय अफेक्टिंग हार्मोन सिक्रेशन FSH एंड LH। LH और FSH हार्मोन की सिक्रेशन को अफेक्ट कर देता है, प्रभावित करता है, जिस वजह से ओव्यूलेशन की प्रोसेस क्या होती है, डिले हो जाती है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कॉपर टी की बात करें तो कॉपर टी क्या भैया, एक प्रकार का UID है, यानी कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, जिसका यूज करने से प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं तो 42 क्या कहता है, कॉन्डम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो कॉन्डम होता है वो कौन सा एग्जाम्पल है, तो सर्जिकल मेथड, बैरियर मेथड, हार्मोनल मेथड या नेचुरल मेथड। ठीक है, सर्जिकल मेथड का मतलब क्या होता है, कटपीट करना, यानी कि आपके बॉडी के अंदर जो आपका फलोपियन ट्यूब होता है या फिर जो आपकी शुक्राणु ले जाने वाली जो नली होती है उसको काट देती है और काट करके किसी स्थान से बांध दिया जाता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बैरियर मेथड, ये बैरियर मेथड नहीं, हार्मोनल मेथड भी नहीं है, सॉरी हार्मोनल मेथड और नेचुरल मेथड नहीं है, ये आपका एक टाइप का बैरियर मेथड है। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर्जिकल मेथड इन मेंस इज कॉल्ड,
मेल्स, यानी कि जो मेल होता है, यानी कि जो पुरुष होता है, पुरुष के अंदर कौन सा सर्जिकल मेथड यूज किया जाता है टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, या फिर अगर हम बात करते हैं तो इसको कैसे हम कर सकते हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। तो यहाँ पर आता है आपका वैसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, आईयूडीज और कॉन्डोम। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मेल के अंदर होता है, तो मेल के अंदर क्या होता है भैया, मेल के अंदर वैसेक्टॉमी होता है, क्योंकि सॉरी फीमेल के अंदर वैसेक्टॉमी होता है, ठीक है। फीमेल के अंदर क्या होता है, जस्ट एक सेकंड, मेल के अंदर क्वेश्चन नंबर 43 बता रहा था मैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 43 में जो आपका ऑप्शन है ट्यूबेक्टॉमी है, वैसेक्टॉमी है, कॉपर टी है, ओरल पिल्स है। तो मेल के अंदर जो सर्जिकल मेथड का यूज़ किया जाता है वो आपका क्या होता है, स्पेशली वैसेक्टॉमी होता है। क्या होता है, वैसेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी का मतलब क्या होता है, जो वॉशर डिफेंस होती है, जो कि स्पर्म को टेस्टिस से लेकर के जाती है आगे, उस नली को ही काट दिया जाता है, इसको वैसेक्टॉमी कहते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की, तो 44 में क्या है, तो सर्जिकल मेथड ऑफ फीमेल इज कॉल्ड, यानी कि जो फीमेल के अंदर सर्जिकल मेथड का यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो फीमेल के अंदर सर्जिकल मेथड का यूज किया गया है, तो मेथड दो ही है आपके, एक सर्जिकल मेथड में दो चीज़ें होती है, एक वैसेक्टॉमी होती है और दूसरा ट्यूबेक्टॉमी होती है। अब अगर हम वैसेक्टॉमी की बात करते हैं तो वैसेक्टॉमी में क्या आता है, आपके मेल के वास्ट डिफेंस को काट दिया जाता है। और ट्यूबेक्टॉमी की बात करते हैं तो ट्यूबेक्टॉमी का जो रिलेशन होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब से। किससे होता है, फैलोपियन ट्यूब से होता है। तो फैलोपियन ट्यूब से होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, जो आपकी ट्यूबेक्टॉमी होती है वहाँ पर जो आपकी फैलोपियन ट्यूब होती है उसको कट कर दी जाती है। तो यहाँ पर लिखा गया है ट्यूबेक्टॉमी इन्वॉल्व द कटिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन को रोकने का काम करता है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या होती है, व्हाट इज लैक्टेशनल एमिनोरिया। ऑप्शन दिया गया, एक डिजीज है, कंट्रासेप्टिव मेथड है, सर्जिकल मेथड है, हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये भाई डिजीज तो होता नहीं है, कभी कभी क्या होता है ये डिजीज़ के अंदर भी गिना जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो कंट्रासेप्टिव मेथड होता है, देखो अगर लैक्टेशनल एमिनोरिया की बात करते हैं, लैक्टेशनल एमिनोरिया की बात करते हैं तो ये क्या होता है भाई, जो फीमेल होती है ना, बच्चा पैदा करने के बाद 6 मंथ तक अपना दूध पिलाती है अपने बच्चों को, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, तो 6 मंथ की जो पीरियड होती है उसको लैक्टेशनल एमिनोरिया के नाम से जानते हैं। और ये 6 मंथ की जो पीरियड होती है वो बहुत ही सेफ होती है, बिकॉज इस 6 मंथ में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है जब तक वो लैक्टेशनल एमिनोरिया के कंडीशन में है तब। यानी कि इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, एक आपका कंट्रासेप्टिव मेथड हो जाएगा। आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और यहाँ पर पूछता है कि एसटीडी स्टैंड फॉर, यानी कि जो एसटीडी होती है जिसको कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। सॉरी मैंने आंसर ही बता दिया, ये एसटीडी पूछा कि एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। और ये जो डिजीज होती है वो स्प्रेड होती है मल्टीपल पार्टनर के साथ कांटेक्ट रखने से। आई होप आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी आपको करवाना पड़ेगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ोगे, आपके पास समय कम है तो आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। और मैं पूरी प्रयास करूंगा कि जितना मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बताया है वो सारी क्वेश्चंस का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कहता है कि एड्स इज कॉज्ड बाय, यानी कि जो एड्स डिजीज होता है वो किसके द्वारा होता है। तो एक वायरस होती है जिसका नाम है एचआईवी, और रेट्रो फैमिली का वायरस है, और एड्स एचआईवी के द्वारा होता है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो विच कंट्रासेप्टिव प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन, कौन सा कंट्रासेप्टिव जो होता है वो इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है। तो मैंने आपको बताया कि जो आपकी यूटेरस होती है ना, उस यूटेरस के अंदर इस तरीके से जो आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनती है, इस यूटेरस के अंदर कॉपर टी नाम का एक डिवाइस लगाया जाता है जो कि कंट्रासेप्टिव डिवाइस होता है, आईयूडीज होता है, ठीक है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस होता है। और जब ये कॉपर टी जब तक यूटेरस के अंदर रहेगा तो इम्प्लांटेशन को नहीं होने देगा। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं मेरे दोस्त, मेरे रसगुल्लो, ये क्वेश्चंस आपके CUET, ठीक है, प्लस क्लास 12th की जो बोर्ड एग्ज़ाम आप 23 फरवरी को देने वाले हैं, ठीक है, उस 23 फरवरी के बोर्ड एग्ज़ाम की बात करते हैं। और साथ में अगर हम बात करते हैं जो नीट का एग्ज़ाम 3 मई को आप देने वाले हैं, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि विच इज़ द नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड। इन सभी मेथड्स की अगर हम बात करते हैं, जितना भी मेथड आपने पढ़ा है वो में से जो आपकी नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड है वो क्या है, कंडम, कॉपर टी,
रिदम मेथड, ओरल पेज। तो अगर हम यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जो आपकी कॉन्डोम होती है वो आपकी प्रिवेंट करती है मैटिंग फर्टिलाइजेशन को। कॉपर टी की बात करते हैं तो कॉपर टी जो होता है वो आपका एक डिवाइस होता है। ओरल पिल की बात करते हैं तो ये आपके लखनऊ में बनता है, ठीक है, जिससे सहेली दवाई होती है, वो हो गई। और ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, आपके नेचुरल कंट्रासेप्टिव नहीं होते हैं। अगर हम रिदम मेथड की बात करते हैं तो रिदम मेथड जो होता है वो आपका नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड होता है। और रिदम मेथड की बात करते हैं तो रिदम मेथड होता क्या है, तो रिदम मेथड को हम कह सकते हैं कैलेंडर मेथड। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पीरियड होता है, तो सेफ पीरियड का हम तैयारी करते हैं। जो सेफ पीरियड होता है उस सेफ पीरियड में अगर हम फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, कोइटस इंटरप्चर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके काम करती है कंट्रासेप्टिव मेथड की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 50वां क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। ये भाई जो साफ साफ लिखा हुआ है, जो एमटीपी होता है उस एमटीपी को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। और इस एमटीपी के अंदर होता क्या है, तो एमटीपी इज द इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि अनवांटेड प्रेगनेंसी जब हो जाती है तो उसका एमटीपी करवा दिया जाता है, यानी कि सफैया करवा दिया जाता है। इसके अंदर आती है एबॉर्शन। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर एक असर्शन रीजन है। तो भाई इस असर्शन रीजन से आपसे कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि आप अभी 12th की तैयारी कर रहे हो, तो 12th में आपका असर्शन रीजन जैसा क्वेश्चन नहीं आता है। तो चलते हैं आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 54 पर। और यहाँ पर कहता है कि द फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि जो अनुवांशिकता के जनक हैं, अनुवांशिकता के पापा कौन है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया डार्विन, मेंडल, लैमार्क, मॉर्गन। तो यहाँ पर अगर हम अनुवांशिकता के फादर की बात करते हैं मेंडल ऑफ, मगर मेंडल की बात करते हैं तो मेंडल जो होते हैं उनको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, बिकॉज इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, मटर के पौधे पर बहुत ज़्यादा काम किया, और जिसके बाद उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया, यानी कि वंशागति के नियम को दिया। यहाँ पर अगर हम एक बात और बताते हैं आपको, मॉर्गन की बात करते हैं। जो मॉर्गन है, ठीक है, मॉर्गन की अगर हम बात करते हैं तो मॉर्गन को हम कहते हैं फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि इन्होंने क्रोमोसोमल थियरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था। तो मॉर्गन को भी आप मत भूलिएगा। मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो आप ड्रासोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर किया था, जिसको हम फल मक्खी यानी कि फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन आपका आता है कि मेंडल ने किस पौधे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, गेहूं के ऊपर, मटर के ऊपर, चने के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं जो मेंडल एक्सपेरिमेंट किए थे वो मटर के ऊपर किए थे, विशेषकर वो आपका गार्डन मटर था जिसका नाम था पाइसम सटाइवम। आगे बात करते हैं द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेटेड दैट, यानी कि जो सेग्रीगेशन की लॉ है वो क्या कहती है, सेग्रीगेशन का नियम क्या कहता है। तो सेग्रीगेशन का नियम कहता है जीन्स मिक्स टुगेदर, जो जीन होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं एक साथ, नहीं, ये जीन जो होते हैं वो एक साथ मिक्स नहीं होते हैं। एलील सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जी बिल्कुल, यानी कि जो एलील होते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी जो होते हैं, ठीक है, इनका क्रॉस करा जाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी होता है, और इसका अगर वापस से गैमेट बना जाए तो कैपिटल टी अलग हो जाता है, स्मॉल टी अलग हो जाता है। भाई गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, ये सेपरेट हो जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन 57 पर। ये कह रहा है द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्लास। तो मोनोहाइब्रिड क्लास का जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो क्या होता है, 3:1 होता है। देख लीजिए, सिंपल सी बात, यहाँ पर देखिए कैपिटल टी, ठीक है, जस्ट एक सेकंड, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों की गैमेट बनाया जाए तो कैपिटल टी, यहाँ पर आता है आपका स्मॉल टी, और इन दोनों के क्रॉस कराया जाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी आता है, और इसका हम सेल्फिंग करवा देते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, ठीक है, स्मॉल टी सेल्फिंग करवाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर कैपिटल टी मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर स्मॉल टी, तो यहाँ पर 1 2 3 आपके लार्ज प्लांट मिल जाएंगे, यानी कि 3 हो जाएगा, एक आपका प्योर ड्वार्फ मिल जाएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 3:1 जो होगा वो रेशियो होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। और ये 3:1 मिलता कहाँ पर है, तो 3:1 मिलता है आपको मोनोहाइब्रिड क्लास के सेकेंड जनरेशन में, यानी कि F2 जनरेशन जब देखते हैं वहाँ पर। आगे बात करते हैं द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्लास। मोनोहाइब्रिड क्लास का जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बताया कैपिटल टी प्योर प्लांट बन जाता है, कैपिटल टी स्मॉल टी आपका हाइब्रिड प्लांट बन जाता है, स्मॉल टी आपका प्योर हो जाता है, यानी कि ये प्योर ड्वार्फ, सॉरी प्योर टाल, ये प्योर ड्वार्फ और ये हाइब्रिड टाल। तो इस कैपिटल टी की संख्या 1 है, स्मॉल टी कैपिटल टी की संख्या 2 है, और इसकी संख्या 1 है। तो इस तरीके से 1 2 3 सॉरी 1 2 1, तो इस तरीके से रेशियो बन जाता है 1:2:1। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं।
इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58 पर। और 58 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाइज टू, यानी कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो नियम होता है वो किसके ऊपर काम करता है, वो टू जीन के ऊपर काम करता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन का काम करता है। द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो ये बच्चे बच्चे को याद है जुबानी 9:3:1, यानी कि 93:31 आप याद रखिएगा। कोड याद रखिएगा 9331। जिस तरीके से आप अपना रोल नंबर याद रखे हैं उसी तरीके से डाई हाइब्रिड कोड याद रखिएगा 9331। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड, ठीक है, रिसेसिव प्लांट एंड इस कॉल्ड, यानी कि अगर हम बात करते हैं एक क्रॉस कराया जाता है हाइब्रिड के बीच में, यानी कि जो भी आपका F1 जनरेशन में प्लांट मिला था उसका हम पेरेंटल कैरेक्टर के साथ अगर क्रॉस कराते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमको जांच किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, ठीक है, कि जो भी रेशियो आपका मिल रहा है वो सही सलामत मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आगे बात करें इनकम्प्लीट डोमिनेंसी की, तो सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंसी किसके अंदर देखी गई थी, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी देखी गई थी स्नैपड्रैगन के अंदर। ठीक है, तो स्नैपड्रैगन की बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन में अगर फ्लावर की बात करते हो तो रेड और वाइट फ्लावर जो होते हैं उन दोनों को अगर क्रॉस कराया जाता है, यानी कि जो रेड फ्लावर होते हैं, ठीक है, रेड फ्लावर का जो क्रॉस होता है और वाइट फ्लावर का जो क्रॉस होता है उन दोनों को अगर एक साथ कराया जाए तो फ्लावर जो मिलता है वो इंटरमीडिएट कलर का आता है, यानी कि पिंक कलर का फ्लावर मिलता है, तो इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। ना तो ये इसका कैरेक्टर आएगा ना तो इसका कैरेक्टर आएगा, यानी कि दोनों पेरेंटल कैरेक्टर में से किसी का कैरेक्टर नहीं आएगा और एक बीच का कैरेक्टर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 63 जो है यानी कि 63 जो है वो कहता है कि एबीओ ब्लड ग्रुप क्या दिखाता है। तो भाई एबीओ ब्लड ग्रुप एक ऐसा एग्जाम्पल है इनहेरिटेंस का जो आपको चौंकाता है। ठीक है, तो एबीओ ब्लड ग्रुप अगर हम बात करते हैं तो एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ जो ब्लड ग्रुप होता है वो आपके को डोमिनेंसी को दिखाता है, यानी कि अगर माता पिता में से दोनों का ब्लड ग्रुप किसी का ए है किसी का बी है तो आने वाले संतान की बात करते हैं तो संतान में ब्लड ग्रुप ए बी भी हो सकता है, यानी कि आने वाले संतान का जो ब्लड ग्रुप है वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, ठीक है, या फिर ए बी हो सकता है। तो आई होप इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर आपका आता है कि द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाई, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो क्रोमोसोमल थियरी है इनहेरिटेंस की, वंशागति के जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है उसको किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो सट्टन और बावेरी नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को बड़े ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि देखो यहाँ पर वापस से आपका असर्शन रीजन आ गया है, तो इस असर्शन रीजन को आपको नहीं देखना है क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आपके एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं तो इस नॉर्मल क्वेश्चंस को देख लीजिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम बाहर से देखते हैं तो वो हमको क्या कहते हैं उनको, तो उनको देखो जब कोई चीज़ें बाहर से दिख जाए तो उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। अब जब चीज़ें अंदर से दिखती है यानी कि फिनोटाइप कैरेक्टर जिसकी वजह से आ रहा है उसको हम कहते हैं जीनोटाइप, और जो जीन होता है वो भाई आपके डीएनए पर उपस्थित होता है। आगे बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड, जीन आर कॉल्ड, यानी कि जो जीन होते हैं जीन के जो अलग अलग रूप होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो जीन के अलग अलग रूपों को हम एलील कहते हैं। तो एलील क्या लिखा है, एलील आर द अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, यानी कि एक जीन का जो अल्टरनेट फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। एग्जाम्पल ऑफ सेक्स लिंक्ड डिजीज, यानी कि अगर हम बात करते हैं सेक्स लिंक्ड डिजीज की बात करते हैं तो हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये आपके सेक्स लिंक्ड डिजीज होते हैं। दो डिजीज हैं, एक आपका हीमोफीलिया है दूसरा आपका कलर ब्लाइंडनेस है। तो मेरे बोर्ड एग्जाम के शेर और श्रेणियों में आपसे केवल एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि आपको ये 200 एमसीक्यू क्वेश्चन करने के बाद आपको पता चलेगा एग्ज़ाम दे कर के आएंगे तब कि जो भी सर ने पढ़ाया था वो सारी चीज़ें काम की थी, क्योंकि यहाँ पर आप लगा रहे हैं एक तीर से दो दो निशाना। एक तीर से दो दो निशाने का मतलब ये है कि आप एमसीक्यू तो पढ़ ही रहे हैं, एमसीक्यू के साथ साथ आप शॉर्ट आंसर की भी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस 200 क्वेश्चंस के बाद आपको पूरे बोर्ड एग्ज़ाम में 70 में से 70 पाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भाई जो शॉर्ट आंसर है उसका कुछ भी पॉइंट अगर लॉन्ग आंसर में आप लिख देते हैं अगर मिलता जुलता तो आपको नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, वो बाकी आपकी परसेंटेज भी इंक्रीज होगी। चलिए चलते हैं आगे की ओर और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70।
ठीक है। तो द जेनेटिक मटेरियल इन द मोस्ट ऑर्गेनिज्म इज, यानी कि ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो डीएनए होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। द जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, कुछ वायरस की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है, जैसे कि टीएमबी। ठीक है, टीएमबी की अगर हम बात करते हैं यानी कि टोबैको मोजाइक वायरस की बात करते हैं तो इसमें आरएनए पाया जाता है। आगे चलते हैं। डीएनए इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कार्ड, यानी कि जो डीएनए होता है उस डीएनए की सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो डीएनए का सेगमेंट होता है वो रिपीटिंग यूनिट का बना होता है। उस रिपीटिंग यूनिट को क्या कहते हैं, तो उस रिपीटिंग यूनिट को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और न्यूक्लियोटाइड कई बार आ जाता है इसलिए इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। यानी कि डीएनए की जो ये चैन है ना, ये डीएनए की जो चैन है, इस डीएनए की चैन को पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चैन कहते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज, यानी कि डीएनए के अंदर कौन सा शुगर पाया जाता है। अगर हम शुगर की बात करते हैं, शर्करा की बात करते हैं तो दो टाइप के होते हैं। एक आपका राइबोज शुगर होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। राइबोज शुगर की बात करते हैं तो ये आरएनए का शुगर होता है, वो बचता है दूसरा आपका डीऑक्सी राइबोज शुगर। और डीएनए का शुगर जो होता है उसको हम डीऑक्सी राइबोज शुगर की बात करते हैं। तो डीऑक्सी राइबोज शुगर जो होता है वो डीएनए का शुगर होता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन बेसिस की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में। तो विच नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट इन आरएनए बट एब्सेंट इन डीएनए, यानी कि कौन सा नाइट्रोजन बेस होता है जो आरएनए में पाया जाता है लेकिन डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं यूरासिल की, जो यूरासिल होता है वो आपका आरएनए में पाया जाता है लेकिन डीएनए में नहीं पाया जाता है। और ये आपकी एनसीईआरटी की कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 74 है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन से आप 1 नंबर पा जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु प्रपोज द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए की जो डबल हेलिक्स मॉडल है उस मॉडल को किसने दिया था, तो उस मॉडल को देने वाले वैज्ञानिक का नाम है डार्विन, वाटसन, क्रिक, मेंडल या मॉर्गन। ये 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में 5 वैज्ञानिकों का नाम दिया गया है। तो आप सभी क्लास 10 से लेकर के 12 तक एक ही चीज़ रटते आए हैं कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आप जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है डीएनए को, उसको वाटसन और क्रिक ने दिया था। एक अब बात करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन की। वो क्वेश्चन है कि डीएनए रेप्लिकेशन एच, यानी कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है, डिस्प्रेसिव होता है या रैंडम होता है। तो भाई रैंडम का कोई सवाल ही नहीं बनता, कंजर्वेटिव तो ये हो नहीं सकता, डिस्प्रेसिव का मतलब क्या होता है इसे तो मुझे भी नहीं पता। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको, जो मैं पढ़ा हूँ और जो मैं पढ़ाया हूँ वो है डीएनए रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होता है। सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक डीएनए हो गया और इस डीएनए से अगर हम बात करते हैं तो ये डीएनए जो होता है वो खुल जाता है इस तरीके से, ठीक है। डीएनए क्या होता है, खुल जाता है इस तरीके से। और इस एक डीएनए के निर्माण में हम बात करते हैं एक डीएनए से 2 डीएनए बनता है, और जहाँ पर दूसरे डीएनए की बात करते हो तो इसमें एक पुराना चेन होता है और एक नया चेन आ जाता है इस तरीके से। तो इसलिए ये सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस में गिना जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन कहता है कि द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज और हेलिकेज। तो अगर हम बात करते हैं तो जो लाइगेज होता है वो जुड़ने का काम करता है, हेलिकेज तोड़ने का काम करता है, आरएनए पॉलीमरेज आरएनए के लिए काम करता है। बचता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज, और जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो काम करता है आपका डीएनए से डीएनए बनाने का, डीएनए से डीएनए का सिंथेसिस करने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो डीएनए पॉलीमरेज के उपस्थिति में होता है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो डीएनए होता है उस डीएनए से अगर आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो आपको एक वर्ड याद होगा सेंट्रल डोग्मा, और सेंट्रल डोग्मा में मैंने आपको बताया था कि डीएनए से डीएनए बनता तो क्या कहलाता है, डीएनए से आरएनए बनता तो क्या कहलाता है, और आरएनए से डीएनए बनता तो क्या कहलाता है, और आरएनए से प्रोटीन बनता है तो क्या कहलाता है। तो अगर आपको उस चीज़ की थोड़ी सी भी जानकारी है तो आपको पता हो जाएगा कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं, और आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। और 79 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कहता है कि
द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ट्रांसलेशन जो होता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, जहाँ पर इन्वॉल्व होता है आपका एमआरएनए, उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो कहता है द यूनिट ऑफ जेनेटिक कोड इज कॉल्ड, यानी कि जो जेनेटिक कोड होती है, ठीक है, उसकी यूनिट को क्या कहते हैं, उसको यूनिट को हम कहते हैं कोडॉन। जैसे कि आप हम बात करते हैं UG ए, तो ये आपके क्या है, जेनेटिक कोडॉन है, जेनेटिक कोड है। ठीक है, और इसी से क्या होता है, अगर ये 20 मिल जाएंगी, ठीक है, इससे क्या होता है, अमीनो एसिड का निर्माण होता है, और 20 अमीनो एसिड मिलेगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। चलते हैं आगे, स्टार्ट कोडॉन। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्टार्ट कोडॉन क्या है, तो स्टार्ट कोडॉन एक ऐसी कोडॉन है जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करने में मदद करती है। तो यहाँ पर आता है स्टार्ट कोडॉन में UGA। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, और अगर हम बात करते हैं तो स्टार्ट कोडॉन की बात करते हैं तो AUG, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो आप याद करोगे AUG को हम स्टार्ट कोडॉन कहते हैं। और आपके पास 3 नॉनसेंस कोडॉन होते हैं, यानी कि जिसको हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं, जिनका नाम है UA, UG, UGA। ठीक है, हम कह सकते हैं UA, UGA, UG। ठीक है, याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो पढ़ा नहीं जाता, इसको पढ़ा जाता है सिंपली UGA। ये आपके क्या होते हैं, स्टॉप कोडॉन होते हैं, जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टॉप करने का, बंद करने का काम करते हैं। आगे चलते हैं, वापस से असर्शन रीजन आ गया, तो ये हमारे काम का नहीं है, आपके काम का नहीं है। चलते हैं आगे की ओर, और यहाँ पर कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इन डीएनए अकर बिटवीन, यानी कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है डीएनए में, वो किसके किसके बीच होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड भाई आपका नाइट्रोजन बेसिस के बीच में होता है। अगर एडनिन और थाइमिन है तो डबल बॉन्ड, गुआनिन और साइटोसिन है तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर पाया जाएगा। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर, और ये कह रहा है कि डीएनए इज लोकेटेड इन, जो डीएनए होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो डीएनए पाया जाता है मुख्य रूप से न्यूक्लियस के अंदर। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब बात आती है कि इवोल्यूशन, यानी कि जो आपकी इवोल्यूशन होती है, उस इवोल्यूशन को क्या कहेंगे। तो इवोल्यूशन इज डिफाइंड एज, जो इवोल्यूशन दोस्तों क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं चेंज इन पॉपुलेशन ओवर टाइम। इवोल्यूशन क्या कहता है, किसी भी पॉपुलेशन को समय के साथ क्या करता है, चेंज करने का काम करता है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन जो कहती है इवोल्यूशन के बारे में, क्या कहती है कि इवोल्यूशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन ओवर द जनरेशन। ठीक है, यानी कि धीरे धीरे क्या करता है, ये एक पॉपुलेशन को चेंज करने का काम करता है। ठीक है, इवोल्यूशन धीमी गति से होता है, म्यूटेशन सडन चेंज होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन की जो थियरी है वो किसने दिया था, तो डार्विन की जो थियरी है वो है नेचुरल सिलेक्शन की थियरी। तो यहाँ पर आप लाइंस, अगर आपके शॉर्ट आंसर पूछता है कि व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन थियरी, तो आप साफ साफ कहोगे चार्ल्स डार्विन प्रपोज द नेचुरल सिलेक्शन थियरी stating that the organism which favorable variations survive एंड रिप्रोड्यूस। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो इनके अनुसार साफ साफ कहा जा सकता है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने को ढाल ले, ठीक है, या नेचर जिसको सेलेक्ट करती है वही सरवाइव कर पाता है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर पूछ रहा है कि द बुक रिटन बाय डार्विन, डार्विन ने जो बुक लिखी थी वो क्या है, तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की उन्होंने बुक लिखी थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू डार्विन इवोल्यूशन अकर ड्यू टू, यानी कि डार्विन के अनुसार चलते हैं तो इवोल्यूशन किसके द्वारा होती है, तो इवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा होती है। आगे बात करते हैं तो होमोलॉगस ऑर्गन क्या होता है, भाई देखो होमोलॉगस ऑर्गन की बात करते हैं, जिनकी एंसेस्ट्री क्या होती है, समान होती है, बट फंक्शन क्या होता है, अलग होता है, उसको होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं। आगे चलते हैं, एनालॉगस ऑर्गन की बात करते हैं तो एनालॉगस ऑर्गन क्या होता है, तो एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, ओरिजिन इनकी डिफरेंट होती है लेकिन फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। आगे चलते हैं, विंग्स ऑफ बर्ड एंड बटरफ्लाइज आर, यानी कि एग्जाम्पल दिया है कि जो आपकी विंग्स होती हैं, यानी कि पंख होती है पक्षी की, और बटरफ्लाई यानी कि तितली की, वो होमोलॉगस है या एनालॉगस है, तो उसको हम बताते हैं वो आपका एनालॉगस होता है। आगे चलते हैं, ओरिजिन ऑफ विच आर रिड्यूस एंड नॉन फंक्शनल आर कॉल्ड, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो
आपकी ओरिजिन होती है, नॉन फंक्शनल जो चीज़ें होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम वेस्टेजियल आर्गन कहते हैं, यानी कि अवशेषी अंग के नाम से जानते हैं। आगे कह रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ वेस्टेजियल आर्गन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर जो आपका वेस्टेजियल आर्गन है वो अपेंडिक्स है, जिसको ऑपरेशन करवा करके निकलवा दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर छोड़ना चाहूँगा क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके काम की नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, उसको समझ लीजिए। ये कह रहा है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, यानी कि ह्यूमन इवोल्यूशन की जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है। तो सबसे पहले होमो हैबिल्स बना, होमो हैबिल्स के बाद होमो इरेक्टस बना, होमो इरेक्टस के बाद होमो सेपियंस का निर्माण, यानी कि मॉडर्न ह्यूमन का निर्माण इसके बाद हुआ, यानी कि हम लोग जिसको जानते हैं, या कि हम लोगों की ही निर्माण हुई है। ठीक है, तो आपको याद करना है कि HHHEHS, ठीक है, आप शॉर्टकट से याद कर लोगे HHHEHS। तो होमो हॉबिल्स, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि फॉसिल्स क्या होते हैं। तो फॉसिल्स की बात करते हैं भैया, ये प्रोवाइड करते हैं एविडेंस इवोल्यूशंस के। ठीक है, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है इसके क्या करते हैं, एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। फिर से आगे आपका असर्शन रीजन, तो इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमको ना तो असर्शन करना है और ना ही उसका रीज़न जानना है, क्योंकि ये आपके क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा। बहुत दूर दूर से देखा जाए तो कोई रिश्ता नहीं है, ना ही कोई सगा संबंधी है असर्शन रीजन का, क्योंकि ये नीट के लिए है। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 104 की अगर हम बात करते हैं, तो विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द होमोलॉगस आर्गन। तो होमोलॉगस आर्गन के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमंस एंड वेल की बात करते हैं, ये आपके होमोलॉगस आर्गन होते हैं। आगे चलते हैं। इवोल्यूशन से मैंने आपको बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिया है। अब चलते हैं आगे हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के पास, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के पास चलते हैं तो पहला ही क्वेश्चन आपको चौका मारने के लिए देता है, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी रेसिस्ट डिजीज इज कॉल्ड। यानी कि अगर आप बात करते हैं, ये आपके झिंगाराम जैसे दोस्त हो गए, और इन झिंगाराम दोस्त को क्या कर रही है, बीमारी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जो उनकी इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इसका मतलब जो मैंने आपको झिंगाराम से समझाया, वो समझाया कि झिंगाराम के पास क्या होती है, जो इम्यून सिस्टम होती है वो रजिस्ट करती है उनके बॉडी को डिजीज़ ग्रसित होने से। यानी कि बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 105 की, तो कह रहा है द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रजिस्ट द डिजीज़ इज कॉल्ड। यानी कि बॉडी की कौन सी एबिलिटी है जो रोगों से बचाने का काम करती है, तो इम्यूनिटी होती है। तो यहाँ पर इम्यूनिटी का डेफिनेशन की बात करते हैं, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर इम्यूनिटी का डेफिनेशन आपको लिखना हुआ तो लिखेंगे कि इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रजिस्ट द इन्फेक्शन प्रोवाइडिंग बाय द इम्यून सिस्टम। जो कि इम्यून सिस्टम मतलब इम्यूनिटी क्या होती है, एक एबिलिटी होती है जो बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है, जो कि इम्यून सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। आगे बात करते हैं द सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी। यानी कि अगर हम बात करते हैं कौन सी सेल होती है जो इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होती है, तो साफ साफ WBC। ठीक है, आगे बात करते हैं एड्स इज कास्ड बाई। एड्स के लिए ऊपर भी मैंने आपको बताया था, तो वायरस के द्वारा होता है। आगे चलते हैं, जो HIV होती है वो कहाँ पर अटैक करती है, तो HIV जो वायरस होती है वो आपके T4, ठीक है सर, जो आपकी टी हेल्पर सेल होती है वहाँ पर अटैक करती है। जैसे यहाँ पर बात करते हैं तो ये आपकी टी हेल्पर सेल हो गई, यहाँ पर CD4 रिसेप्टर लगा होगा, इस CD4 रिसेप्टर पर आकर के ये चिपकेगा और फिर वापस से अपने RNA को छोड़ेगा, और इसका RNA DNA में कन्वर्ट हो जाएगा, और DNA में कन्वर्ट होते ही क्या करेगा, ये ह्यूमन के DNA के साथ मिलेगा, और फिर क्या करेगा, इसके बॉडी को तोड़ेगा और ढेर सारे HIV का फॉर्मेशन करते हुए बॉडी को तोड़ते हुए बाहर निकल जाएगा। आगे चलते हैं। मलेरिया इज कास्ड बाई, यानी कि मलेरिया डिजीज़ होता है वो मलेरिया किसके द्वारा होता है, तो मलेरिया रोग भाई प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ठीक है, इसके द्वारा होता है प्रोटोजोआ। तो उस प्रोटोजोआ की अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ होता है। अब इस प्रोटोजोआ की अगर प्रजाति की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम मलेरियाई हो गया, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम हो गया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, मलेरिया को उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ होते हैं। आगे बात करते हैं मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाई, यानी कि जो मलेरिया डिजीज़ होती है उसको ट्रांसमिट करने का, उस मलेरिया डिजीज़ को फैलाने का काम करता है, कौन करता है, तो मलेरिया डिजीज़ को फैलाने का काम करता है फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो। यानी कि जो मादा मच्छर होती है, एनाफिलिस होती है, वो क्या करती है, मलेरिया रोग को एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलाने का काम करता है। यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आता है कैंसर, यानी कि 111, यानी कि 111 नंबर पर जो क्वेश्चन है वो आपका है कैंसर। कैंसर इज काज्ड ड्यू टू, यानी कि जो कैंसर रोग होता है वो कैसे होता है, तो कैंसर रोग
के लिए जो जिम्मेदार होता है वो होता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न, यानी कि सेल की जो बॉडी में डिवीज़न होती है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है ड्यू टू म्यूटेशन, तो वो क्या करता है, कैंसर रोग उत्पन्न कर देता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि जो एंटीबॉडी होती है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, तो बी लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाती है। चलते हैं आगे। वैक्सीन जो होता है वो क्या करता है, तो वैक्सीन एक आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होती है जो बॉडी को क्या करती है, बचाती है एक स्पेशल टाइप की डिजीज़ से। यानी कि अगर हम बात करते हैं, आपको कोविड का वैक्सीन लगा है तो कोविड का जो वैक्सीन होता है वो आपको कोविड डिसीज़ से बचाने का काम करती है। अगर आपको टिटनेस का वैक्सीन लगा है तो आपको टिटनेस से बचाने का काम करती है। यानी कि जो वैक्सीन होती है वो क्या करती है, आपकी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है और ये क्या होती है, स्पेशल टाइप की होती है। आगे चलते हैं यहाँ पर। तो विच डिसीज़ अफेक्ट द लंग्स, यानी कि कौन सा डिजीज़ है जो लंग्स को अफेक्टेड करता है, तो भैया आपका टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस है जो आपके लंग्स को अफेक्टेड कर देता है, आपके फेफड़े को ख़राब कर देता है। चलते हैं आगे। यहाँ पर पूछा है कि पैथोजेंस क्या होते हैं। जितने भी डिजीज़ का कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो आपका बहुत छोटा सा वायरस हो या बहुत बड़ा सा आपका दूसरा कोई प्रोटोजोआ हो, तो ये अगर रोग उत्पन्न कर रहा है तो इसको हम कहेंगे डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि अगर हम बात करते हैं पैथोजेंस की बात करते हैं, तो पैथोजेंस के अंदर आपका बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और प्रोटोजोआ आता है। अगर हम बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की, तो पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, तो पैसिव इम्यूनिटी हमारी रिसीव्ड की जाती है बॉडी के बाहर से। यानी कि अगर हमको बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की, तो यहाँ पर लिखा हुआ कि पैसिव इम्यूनिटी इन्वॉल्व द ट्रांसफ़र ऑफ एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर टू चाइल्ड। यानी कि अगर हम बात करते हैं, जो मदर होती है वो अपने बच्चे को पहला दूध पिलाती है, यानी कि कोलेस्ट्रम, ठीक है, जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम में क्या होता है, आपका एंटीबॉडी ए पाया जाता है जो उसके इम्यून सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वापस से असर्शन रीजन है तो उसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। मलेरिया पैरासाइट की बात करें तो मलेरिया पैरासाइट क्या है, प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ मलेरिया को उत्पन्न करवाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं विच इम्यून सेल प्रोड्यूस द एंटीबॉडी, कौन सा इम्यून सेल एंटीबॉडी बनाता है भाई, तो बी सेल। जैसा कि ऊपर मैंने एक बार इसको दिखाया था। वापस से आपका एड्स आ गया, तो भाई एड्स आपके इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड टू द क्योर्ड कर्ड फॉर्मेशन, यानी कि दही बनाने के लिए कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है, तो दही बनाने के लिए जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है वो आपका लैक्टोबैसिलस है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो दही के अंदर जो बैक्टीरिया पाया जाता है लैक्टोबैसिलस, ये आपके दही में दूध में उपस्थित लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिस वजह से दूध मीठा और दही खट्टा आता है। आगे चलते हैं। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग, ब्रेड बनाने के लिए कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है, तो जो ईस्ट होती है सिंपली इसका यूज किया जाता है ब्रेड बनाने के लिए। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस द एंटीबॉडी पेंसिलिन, यानी कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो एंटीबॉडी पेंसिलिन निकालता है, तो पेनिसिलियम नोटेटम नाम का एक आपका फंजाई है, ठीक है, जिससे क्या होता है, पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक निकलता है। और वो एंटीबायोटिक को यूज किया गया था सबसे पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वार में इसका यूज़ किया गया था सैनिकों के चोट पर लगाने के लिए, और इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था और ये फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है। तो आई होप आप इस चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से जानते होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। और अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कहता है, वो कहता है कि बायोगैस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, यानी कि जो बायोगैस होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो बायोगैस में सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है तो मेथेन गैस की होती है, जिसको नेचुरल गैस के नाम से भी जानते हैं। और जो मैथोजेनस बैक्टीरिया होते हैं वही जिम्मेदार होते हैं इसको बनाने के लिए। बिकॉज जो डंक होता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो डंक होता है उस डंक के अंदर, ठीक है, उस डंक के अंदर मैथोजेनस बैक्टीरिया पाए जाते हैं, या फिर कह सकते हैं जो आपके एनिमल्स होते हैं इस एनिमल्स के रूमेंट्स में मैथोजेनस पाए जाते हैं जो मैथेन के प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो साफ साफ मैंने जो अभी बताया आपको वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि मैथोजेंस आर फाउंड इन, जो मैथोजेंस होते हैं वो रूमेन्स ऑफ कैटल पाए जाते हैं। गट कहिए या रूमेन कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। चलिए आगे चलते हैं। विच बैक्टीरिया इज यूज टू द स्वेज ट्रीटमेंट, जो स्वेज ट्रीटमेंट होती है, यानी कि बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री से निकलने वाला जो गंदा पानी होती है उसकी सफाई करने के लिए, उसको सही करने के लिए कौन से बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है, तो
बैक्टीरियम का यूज किया जाता है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पर, और 129 कहता है कि विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस द अल्कोहल। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो अल्कोहल को प्रोड्यूस करता है? इसका आंसर है ईस्ट, यानी कि जो आपका ईस्ट होता है, जो कि यूनिसेलुलर फंजाई है, और ये जिम्मेदार होता है आपके अल्कोहल के प्रोडक्शन में। एंटीबायोटिक आर यूज्ड टू किल, जो एंटीबायोटिक होती है उसका यूज कहाँ पर किया जाता है? तो जितने भी एंटीबायोटिक होते हैं उसका यूज किया जाता है आपके बैक्टीरिया को मारने के लिए, या हम कह सकते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए किया जाता है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस द सिट्रिक एसिड, ये कह रहा है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सिट्रिक एसिड को निकालता है। भाई यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो नीट में भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो आपको मिल जाएगा आपके बोर्ड के एग्जाम और सीयूटी में भी। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस को जो आपके नीट, बोर्ड एग्जाम और सीयूटी को एक साथ कवर करता है, एक तीर से बहुत सारे निशाने लगाता है। तो एस्परजिलस नाइजर जो होता है वो आपके सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करने का काम करता है। आगे चलते हैं, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 132 की बात करते हैं। तो ये कह रहा है कि माइक्रोब्स यूज्ड इन द स्वेज ट्रीटमेंट हेल्प इन, जो माइक्रोब्स होते हैं जिसका यूज हम स्वेज ट्रीटमेंट में करते हैं वो क्या करते हैं? तो वो क्या करते हैं? पॉल्यूशन को कम करने का काम करते हैं। आगे बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर क्या करता है? तो बायो फर्टिलाइजर क्या करता है? इंक्रीज करता है सॉइल फर्टिलिटी को, यानी कि मिट्टी में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। एक क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है आपके बोर्ड के एग्जाम में, और इस बार भी पूछा जाने का चांस है, उस क्वेश्चन का नाम है बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट टू विच इंसेक्ट, यानी कि जो बीटी कॉटन होता है, बीटी कॉटन किसके लिए रेजिस्टेंट होता है? तो वो होता है भाई बोलवर्म। ठीक है, बोलवर्म के लिए क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये कह रहा है कि बीटी कॉटन कंसिस्ट द क्राइजीन, जो बीटी कॉटन होता है उसके पास क्या होता है? क्राइजीन पाया जाता है फ्रॉम द बैसिलस thuringiensis, बैसिलस thuringiensis के लिए, विच प्रोड्यूस टॉक्सिन इफेक्टिव एजेंट बॉलवर्म। ठीक है, जो बीटी कॉटन होता है, या फिर हम कह सकते हैं जो बैसिलस thuringiensis होता है, उसमें क्या पाया जाता है? क्राइजीन पाया जाता है। जो क्राइजीन होता है वो इंसेक्ट के लिए क्या होता है? टॉक्सिक होता है। ठीक है, इंसेक्ट के लिए क्या होता है? टॉक्सिक होता है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाई, तो बैक्टीरियम के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। साफ साफ पता चल रहा है आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 136 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 136 क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस ह्यूमन यूजिंग बाय द बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में ह्यूमन के द्वारा किसका यूज किया जाता है? तो भैया एस्चेरिचिया ई कोलाई, यानी कि जो आपकी ई कोलाई होती है ना, ई कोलाई का यूज किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में एज अ वेक्टर के। ठीक है, एज अ वेक्टर। ठीक है, आगे बात करते हैं, हु डेवलप द जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन। जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन को कौन बनाया था? ठीक है, तो सबसे पहले जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन को बनाने वाली एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम था एली लिली। ठीक है, एली लिली नाम की जो कंपनी थी वो सबसे पहले क्या कर रही थी? इंसुलिन का निर्माण किया था। ठीक है, कब? तो 1983 में। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके। ठीक है, इंसुलिन की बात करते हो तो इंसुलिन में आपके 3 चेन पाए जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर डाइसल्फाइड चेन पाया जाता है, ये प्राक इंसुलिन है, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ये आपका अनराइप इंसुलिन है। आगे बात करते हैं, जीन थेरेपी इज यूज टू ट्रीट, यानी कि जो जीन थेरेपी होता है वो किस लिए यूज किया जाता है? तो एडीए डिफिशियंसी को ट्रीट करने के लिए जीन थेरेपी का यूज किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं तो जीन थेरेपी का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि जीन थेरेपी वाज फर्स्ट यूज टू ट्रीट द एडीए डिफिशियंसी in a 14th year girl, a genetic disorder caused by the lack of adenosine diaminase enzyme। एडेनोसिन डाइएमिनेज एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए जीन थेरेपी का यूज किया जाता है, और इसका यूज सबसे पहले एक 14 साल के गर्ल के ऊपर, एक 14 साल की लड़की के लिए किया गया था। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल। यहाँ पर पूछ रहा है इन नीचे दिए गए ऑप्शनों में ट्रांसजेनिक एनिमल कौन है? तो ट्रांसजेनिक एनिमल भैया माउस बना था। उसके बाद ट्रांसजेनिक सीप जिसका नाम है डॉली सीप, ट्रांसजेनिक काऊ जिसका नाम है आपका कौन सा काऊ? रोजी काऊ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल अगर कोई बनाया गया तो वो है आपका माउस, यानी कि चूहिया। विच जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेटी टॉक्सिन प्रोड्यूस, कौन सा जीन जो होता है वो बेटी टॉक्सिन को निकालता है? तो ऊपर अभी आपने देखा
क्राइस जीन जो होता है वो बीटी टॉक्सिन को फॉर्मेशन करता है, बीटी टॉक्सिन को निकालने का काम करता है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि आरएनए इंटरफेरेंस क्या करता है। तो आरएनए इंटरफेरेंस आपके जीन का एक्सप्रेशन करता है, यानी कि आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसली जीन, ठीक है, बाई प्रिवेंटिंग द ट्रांसलेशन ऑफ mRNA, दस ब्लॉकिंग जीन एक्सप्रेशन, और ये जीन एक्सप्रेशन को ब्लॉक करने का काम करता है। आगे क्वेश्चन की बात करते हो तो ये कह रहा है कि विच प्लांट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड फॉर द पेस्ट रेजिस्टेंट यूजिंग द आरएनए इंटरफेरेंस। तो आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करके किस प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है, ठीक है। तो हम बात करते हैं टोबैको यानी कि तंबाकू को। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है गोल्डन राइस इज रिच इन। जो गोल्डन राइस होता है वो किस में उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। और गोल्डन राइस जो होता है वो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड का एग्जाम्पल कौन सा है, तो भैया तो बैसिलस थुरिंजिसिस जो होता है वो बायोपेस्टिसाइड का एक एग्जाम्पल है। चलते हैं, 1 घंटा समय बीत चुका है, 15-20 मिनट और लगेगा, आपकी सारी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगी और यहाँ से आपके शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर भी कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि 1 घंटे का क्लास देखने के बाद 2x स्पीड करके आप एक बार वापस से इसको रिवाइज कर लेंगे तो आपकी क्लास एकदम से कंप्लीट हो जाएगी और जो भी चीज़ें बची है डाउट के रूप में वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलते हैं आगे, जो ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं उनका यूज कहाँ किया जाता है। तो वैक्सीन सेफ्टी टेस्ट के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज किया जाता है। कोई भी जो वैक्सीन बनता है, हाल ही में जैसे कोविड वैक्सीन बना था, तो कोविड वैक्सीन का जो सेफ्टी टेस्ट था वो ट्रांसजेनिक एनिमल के ऊपर ही किया जाता है। आगे चलते हैं, असर्शन रीजन को छोड़ते हैं क्योंकि असर्शन और रीजन हमारे किसी काम का नहीं है अभी के टाइम, क्योंकि आप 12th बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर आपके लिए ज़रूरी नहीं है। जब आप नीट का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर आपके लिए असर्शन रीजन ज़रूरी हो जाता है। आगे चलते हैं आपके गोल्डन राइस के पास, और गोल्डन राइस क्या करता है, तो गोल्डन राइस के अंदर पाया जाता है विटामिन ए, और इस विटामिन ए की वजह से दूर होती है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि जो इंसान को रात में हल्का सा भी नहीं दिखता है उसको नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है, और गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है तो वो नाइट ब्लाइंडनेस को ठीक करने का काम करता है। तो यहाँ पर है गोल्डन राइस कंटेन द बीटा कैरोटीन प्रिवेंट विटामिन ए डेफिशिएंसी विच कॉज द नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, यानी कि गोल्डन राइस के अंदर बीटा कैरोटीन पाया जाता है, और बीटा कैरोटीन क्या होता है, विटामिन ए की डिफिशियंसी को दूर करता है और फिर इसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस भी दूर हो जाती है। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द जीन थेरेपी। नीचे दिया गया कौन सा एग्जाम्पल जीन थेरेपी के लिए सही होगा। तो अभी ऊपर आपने पढ़ा था जीन थेरेपी एडीए ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। आगे चलते हैं, वापस से आता है आपका जो क्राई प्रोटीन होता है। क्राई प्रोटीन क्या होता है भैया, क्राई प्रोटीन इंसेक्ट के लिए होता है, इंसेक्ट को मार ही डालता है क्राई प्रोटीन, और बैसिलस थुरिंजिसिस से ये निकलता है। आगे बात करते हैं, पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज, यानी कि जनसंख्या को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो जनसंख्या को डिफाइन करेंगे ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग इन सेम एरिया। एक ही एरिया के अंदर जो सेम टाइप के स्पीसीज रह रहे हैं, उस सेम टाइप की स्पीसीज की जो नंबर है उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंट्रैक्शन बिटवीन टू स्पीसीज इन विच बोथ आर बेनिफिशियल आर कार्ड, यानी कि दो अलग अलग स्पीसीज को लेते हैं और दोनों का हम क्या करते हैं, आपस में इंट्रैक्शन करवाते हैं, और जिसके दौरान दोनों ही स्पीसीज को फायदा मिलता है उसको क्या कहते हैं, उसको म्यूटालिज्म कहते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन म्यूटालिज्म बोथ स्पीसीज बेनिफिट। एग्जाम्पल की बात करते हैं, लाइकेन, तो लाइकेन में क्या पाया जाता है, आपका एल्गी और फंजाई पाया जाता है, और दोनों क्या करता है, म्यूटालिस्टिक रिलेशनशिप को दिखाते हैं और दोनों को फायदा होता है। आगे बात करते हैं, इंट्रैक्शन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट्स एंड अदर इज हार्म्ड इस कार्ड, यानी कि अगर हम दो अलग अलग स्पीसीज को लेते हैं, स्पीसीज ए को लेते हैं और स्पीसीज बी को लेते हैं, और दोनों को इंट्रैक्ट करवाते हैं, तो एक को फायदा होता है दूसरे को नुकसान होता है, उसको क्या कहते हैं, पैरासिटिज्म। क्योंकि जैसे जू आपके सिर पर बैठ गया, यानी कि ढील जिसको गाँव की भाषा में कहते हैं, वो आपके सिर पर बैठ जाएगा तो आपके खून को चूसेगा, उसको फ़ायदा होगा, और आपको घंटा नहीं कुछ फ़ायदा होने वाला है। चलते हैं आगे, अगर हम बात करते हैं तो ग्रोथ कर्व ऑफ पॉपुलेशन अंडर द अनलिमिटेड रिसोर्सेज इज, यानी कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर जो ग्रोथ कर्व होती है, ठीक है, वो क्या होती है,
ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए, अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेज पॉपुलेशन शो द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फॉर्मिंग अ जे शेप्ड कर्व। यानी कि एक्सपोनेंशियल कर्व जो होता है वो क्या करता है, जे शेप्ड कर्व का फॉर्मेशन करने का काम करता है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ग्रोथ कर्व अंदर लिमिटेड रिसोर्स, जो ग्रोथ कर्व होता है लिमिटेड रिसोर्स में, उसमें क्या होता है भैया, तो वहाँ पर सिग्मोइड कर्व आ जाता है। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो सिग्मोइड कर्व पूछता है तो आप क्या लिखोगे, अंडर लिमिटेड रिसोर्सेज पॉपुलेशन शोज द लॉजिस्टिक ग्रोथ फॉर्म यस शेप्ड, यानी कि सिग्मोइड कर्व कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व की, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं तो आपको एक्सपोनेंशियल कर्व बता देंगे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कैरिंग कैपेसिटी इज, जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो क्या कहलाती है, कैरिंग कैपेसिटी क्या कहलाती है। देखिए क्वेश्चन हमारा है वन, ये कह रहा है कैरिंग कैपेसिटी इज, जो कैरिंग कैपेसिटी होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, एवरेज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, टोटल स्पीसीज एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो कैरिंग कैपेसिटी होता है उसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है, और मैक्सिमम नंबर जो ऑर्गेनिज्म के होते हैं वो क्या करते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट के, तो आपकी केयरिंग कैपेसिटी यही कहलाती है। तो केयरिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, केयरिंग कैपेसिटी जिसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करता है इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट। ठीक है, पॉपुलेशन की बहुत बड़ी संख्या जिसको एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है उसको कहते हैं केयरिंग कैपेसिटी। आगे चलते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रीडेशन ऑफ, सॉरी, प्रीडेशन इज द इंटरेक्शन बिटवीन। तो प्रीडेशन होता है वो क्या होता है, प्रीडेशन का मतलब क्या होता है, प्रीडेशन में एक आपका प्रेडेक्टर होता है और एक आपका प्रे होता है, यानी कि एक शिकार होता है और दूसरा क्या होता है, शिकारी होता है। यानी कि यहीं पर आपका जो आंसर है वो आ जाता है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है उसको समझते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको हिंदी में कहते हैं जनसंख्या घनत्व, और यहाँ पर बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया। ठीक है, जैसे एक बड़ी सी एरिया को लेते हैं और इस एरिया को अगर हम बात करते हैं तो कई भाग में डिवाइड कर देते हैं, तो इस एरिया के अलग अलग हिस्से में कितने इंडिविजुअल होते हैं पर यूनिट में, उसी को कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। आगे बात करते हैं तो एग्जांपल ऑफ कॉम्युनिज्म की बात करते हैं, जो आर्चीड होता है ऑन द मैंगो ट्री, यानी कि अगर हम बात करते हैं आम के पेड़ के ऊपर जो आर्किड उगता है उसको कहते हैं कॉम्युनिज्म। आई होप आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। म्यूटालिज्म की बात करते हैं तो म्यूटालिज्म क्या होता है, तो लाइकेन म्यूटालिज्म को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे लिख रहा है लाइकेन्स, तो म्यूटालिज्म वेयर एल्गी प्रोवाइड फूड एंड फंजाई प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं लाइकेन में एल्गी और फंजाई होते हैं, एल्गी भोजन देती है और फंजाई प्रोटेक्शन देने का काम करती है। लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करते हैं तो लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, यानी कि रिसोर्स खत्म तो पॉपुलेशन खत्म। ठीक है, आगे बात करते हैं द ग्रोथ कर्व सोन बिलो द एस शेप्ड इज रिप्रेजेंटेड एट, तो लॉजिस्टिक कर्व कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, जब आपकी ग्रोथ कर्व जो होती है वो दिखाई देती है जस शेप्ड यानी कि सिग्मोइड कर्व के नीचे, तो उसको कहते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। आगे चलते हैं, असर्शन रीजन को ढका देते हैं, फिर चलते हैं आगे। यहाँ पर आपका जो एग्जाम्पल आता है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 165 आता है, तो वो कह रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ द पैरासिटिज्म इज, यानी कि पैरासिटिज्म का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, तो ऑर्चिड एंड ट्री। ठीक है, टैपवर्म एंड ह्यूमन, लाइकेन, ग्रास एंड काउ। तो यहाँ पर टैपवर्म और ह्यूमन जो होता है वो क्या होता है, पैरासाइट होता है, यानी कि टैपवर्म की बात करते हैं तो ह्यूमन के इंटेस्टाइन का पैरासाइट होता है। चलते आगे बात करते हैं, मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज कॉल्ड, जब पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं इंट्रेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। ठीक है, तो इसको इंट्रेंसिक रेट की हम बात करते हैं तो इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ नेचर, निम्न में से कौन सा नेचर का फंडामेंटल यूनिट है उसको पूछ रहा है, तो पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायो। तो अगर हम बात करते हैं जो आपकी इकोसिस्टम होती है, इकोसिस्टम क्या होती है, आपके नेचर की फंडामेंटल यूनिट होती है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, फिर भी आप इसको देख लीजिए। आगे बात करते हैं, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड, यानी कि बायोमास की जो प्रोडक्शन रेट होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम प्रोडक्टिविटी। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन यहाँ से
कुछ क्वेश्चंस आपको आगे मिल सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को मत देखिए, चलते हैं आगे की ओर। जो क्वेश्चन आपके ज़रूरी काम के हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पर आपका एक मिल गया क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच आर द फॉलोइंग इज एन अपराइट पिरामिड इन मोस्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर जो आपकी पिरामिड है वो कैसी होती है? तो ऑल ऑफ द एबव, यानी कि अगर हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर जो पिरामिड होती है, एनर्जी का पिरामिड पाया जाता है, पिरामिड ऑफ नंबर पाया जाता है, पिरामिड ऑफ बायोमास पाया जाता है। आगे चलते हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करते हैं। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में जो पिरामिड होती है वो क्या होती है? इनवर्टेड होती है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आती है। आगे बात करते हैं, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ऑफ द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इज कैप्चर्ड बाय प्लांट, यानी कि प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेटिकली मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भी रेडिएशन निकलती है उसको कितना कैप्चर करता है? तो 2 से लेकर के 10% तक उसको वो कैप्चर करने का काम करता है। आगे बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू लिंडमान हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर टू ईच टॉपिक लेवल। तो ये क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर दोनों घुसा हुआ है। ठीक है, तो लिंडमान की बात करते हैं तो इन्होंने 10% ला दिया था, यानी कि अगर हम बात करते हैं उनके अनुसार जो हर ट्रैफिक लेवल की बात करते हो तो हर ट्रैफिक लेवल केवल 10% ही एनर्जी को ट्रांसफर कर पाती है। आगे बात करते हैं, द स्पीसीज दैट इन्वेड अ बेयर एरिया आर कॉल्ड, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो बेयर एरिया होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पियोनर स्पीसीज कहते हैं। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कंज्यूमर इन द ग्रेजिंग फूड चैन, यानी कि ग्रेजिंग फूड चैन जो होती है, यानी कि चारागाह जो होती है, उस चारागाह के अंदर जो आपकी कंज्यूमर होती है, प्राइमरी कंज्यूमर होती है, वो कौन सी होती है? तो हर्बीवोरस, यानी कि गाय भैंस बकरी खरगोश जो होती है वो आपकी होती है। आगे बात करते हैं, द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन इकोलॉजी सक्सेशन इज नोन एज, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आपकी इकोलॉजी होती है उसके अंदर जो फाइनल स्टेबल कम्युनिटी होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। इन द फूड चेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड एट द लेवल ऑफ, ठीक है, जो फूड चेन होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो एनर्जी स्टोर होती है वो कहाँ पर होती है? प्रोड्यूसर के पास, यानी कि जो भी ग्रीन प्लांट होती है उसके अंदर क्या होती है? सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एनर्जी जो होती है वो स्टोर्ड होती है। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। वापस से असर्शन रीजन है तो असर्शन रीजन सबसे मतलब नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 180 पर। तो 180 कह रहा है द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज पॉपुलराइज्ड बाय, यानी कि जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है उसको किसने दिया था? तो ई.ओ. विल्सन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने डाइवर्सिटी वर्ड का यूज किया था। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में साफ साफ लिखा है कि आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है कि द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज पॉपुलराइज्ड बाय ई.ओ. विल्सन, इट रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एज जेनेटिक एस्पेक्ट एंड द इकोसिस्टम लेवल, यानी कि अगर हम बात करते हैं ये रेफर करता है जो वैरायटी होती है आप ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक लेवल को और स्पीसीज तथा इकोसिस्टम लेवल पर। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 181 पर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है उसको समझिए। ये कह रहा है कि विच लेवल ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड द वेरिएशन इन जीन विद इन अ स्पीसीज, यानी कि कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी की किस लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो जीन के अंदर वेरिएशन आता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होती है वो जीन के अंदर वेरिएशन के कारण आती है। विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड, यानी कि कौन से कंट्री की बात करते हैं, मतलब कौन सी कंट्री ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है? तो ब्राज़ील नाम की एक कंट्री है और ब्राज़ील में क्या होती है? सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं, इंडिया इज इंडिया इज इंक्लूड एमंग हाउ मेनी मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो इंडिया होता है उसके पास क्या होती है, मतलब कि कौन, मतलब किस मेगा बायोडाइवर्सिटी के मतलब नंबर कौन सा है मेगा बायोडाइवर्सिटी में? तो 17वें नंबर पर ये आता है इंडिया मेगा डाइवर्सिटी के अंदर। अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन, जो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होती है कहाँ पर पाई जाती है? तो ट्रॉपिकल रीजन में क्या होती है? मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया आपके लिए आया है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हाउ मेनी स्पीसीज आर एस्टिमेटेड ग्लोबली। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो कितने स्पीसीज को ग्लोबली एस्टिमेट किया गया है? तो लगभग 7 मिलियन जो स्पीसीज है उसको ग्लोबली एस्टिमेट किया गया है।
चलते हैं आगे। विच इज़ नॉट अ काज द बायोडाइवर्सिटी लॉस, इनमें से कौन सा बायोडाइवर्सिटी कॉज नहीं करता, मतलब बायोडाइवर्सिटी की लॉस नहीं करता है। तो यहाँ पर एफॉरेस्टेशन, यानी कि अगर हम बात करते हैं, आप पेड़ को लगाइए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाइए, आपकी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आगे बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी लॉस की अगर हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा कब होता है, तो जो आपकी हैबिटाट होती है, लास्ट ऑफ द फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन जब लास्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो क्या होती है, बहुत ज़्यादा समस्या होती है। आगे चलते हैं, तो सेक्योर्ड ग्रुप्स आप एग्जाम्पल सॉरी आर एग्जाम्पल आप इंसेटिव कंजर्वेशन। तो इंसेटिव कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो इंसेटिव कंजर्वेशन क्या होता है, किसी भी जानवर को बाहर निकाले बिना उसी के घर में क्या करते हैं, जब उसको सुरक्षित रखते हैं, तो उसको क्या करते हैं, हम इंसेटिव कंजर्वेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो 2 क्वेश्चन आपका मैं और बता देता हूँ, वो है कि विच शो द हाईएस्ट स्पीसीज रिचनेस। ठीक है, तो ट्रॉपिकल जो रैन फॉरेस्ट होती है, वहाँ पर हाईएस्ट स्पीसीज आपको दिखाई देती जाती है। आगे बात करते हैं, तो आप चलते हैं, देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इन सिटू कंजर्वेशन। तो जो नेशनल पार्क होते हैं, वो क्या करते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो पूरी 1.5 घंटे यानी कि 1 घंटे 20 मिनट की क्लास में आपकी सारी MCQ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये सारी की सारी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर ज़रूरत पड़े तो इस वीडियो को वापस से 2.0x स्पीड पर करके रिवाइज कर लीजिए अभी के अभी, ताकि आपकी बची कुची डाउट्स जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं। बाकी अगर कोई भी ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में आपका छोटा भाई कहिए या बड़ा भाई कहिए या दोस्त समझिए, तैयार है आपका मदद करने के लिए। तो अपने डाउट्स को कमेंट करिए, मैं वहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगले क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर, वेरी लॉन्ग आंसर के।